बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT। मलिकन हुंड हुक्ल in 1927 developed an alternate theory known as molecular orbital theory to overcome the shortcomings of VBT। मलिकन हुंड हुक्ल इन तीनों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बनाई ताकि वीबीटी के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स थे, डिफेक्ट्स थे, उनको दूर किया जा सके। अब इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज लीनियरली कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, AO। जैसे ये है मेरे पास हाइड्रोजन का एटम, इसके अंदर है 1s, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है 1s1, तो ये 1s इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटम्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन के एटम्स को लेते हैं, इन दोनों के अंदर दो ऑर्बिटल्स हैं 1s। ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 का, और इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये भी कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेंगे। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स है टोटल 2, दो कंबाइन हो रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे 2। इनको सही डायग्राम की शक्ल में कुछ ऐसे बनाया जाता है कि साइड्स पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखेंगे, ठीक है। ये हम एक साइड पे भी लिख देते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरी साइड पे भी लिख देते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और फिर सेंटर में उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और वो भी कुछ इस तरह से कि आधे ऊपर बनाएंगे, आधे नीचे बनाएंगे। अब यहाँ टोटल 2 बने हैं ना, तो हमने एक ऊपर बना लिया और एक नीचे बना दिया। ये थियरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में है, इसलिए इस थियरी का नाम भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये थियरी कहती है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। यानी जो पहले ऑर्बिटल्स थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी अब अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो आपस में मिल गए और नए ऑर्बिटल्स बन गए। अच्छा, इसी में एक और बात लिखी हुई है, सिमिलर एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, सिर्फ वही आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे कि 1s इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं। 2s सिर्फ 2s के साथ कंबाइन होता है, 2px के साथ, 2py के साथ, 2pz के साथ कंबाइन होता है। सेकेंड पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स AO गिव्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MO। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर 2 हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। वन ऑफ देम हैज लोअर एनर्जी एंड अदर हैज हायर एनर्जी देन एनी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे फॉर्म्ड। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें से आधे की एनर्जी ज्यादा होती है और आधों की एनर्जी कम होती है। जैसे अगर सिर्फ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं तो एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में कम है और एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में ज्यादा है। इसलिए इनको डायग्राम की शक्ल में हम बनाते भी ऐसे ही हैं कि आधों को ऊपर बनाते हैं, आधों को नीचे बनाते हैं, और बीच में देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हुए हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे बने हुए हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। थर्ड पॉइंट, the molecular orbital with lower energy is called as bonding molecular orbital, BMO, and the orbital with higher energy is called as anti-bonding molecular orbital, ABMO। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है उनको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक दफ़ा इन 3 पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं।
जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे। अगर कोई एटम है जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं और दूसरा है उसके अंदर भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे 6। अच्छा, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से आधों को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कम होती है, और आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज़्यादा होती है। Next point. The movement of electrons in molecular orbitals is influenced by both nuclei of combining atoms. Molecular orbitals के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दो एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं, उन दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस हैं, लेकिन कंबाइनिंग के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो गए। तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई इन्फ्लुएंस करेंगे, दोनों अट्रैक्ट उनको करेंगे, दोनों पे असरअंदाज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉलोड बाय फंडामेंटल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी है, बिल्कुल वैसे ही होती है। ओह्म प्रिंसिपल अप्लाई होता है, हुंस रूल अप्लाई होता है, पॉलीज रूल अप्लाई होता है। जैसे दोबारा से देखते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी है। हाइड्रोजन के एटम में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मॉलिक्यूल बनने के बाद अब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो ओफ्को के मुताबिक सबसे पहले 1s यही फिल होता है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर आ जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों इसमें आ गए, तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं मैंने, यहाँ मैंने सिग्मा का साइन लगाया है। ये क्यों लगाया है मैंने? आपको पता है 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा और पाई। 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में मिल रहे हैं तो उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मैंने सिग्मा का साइन लगाया है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से शो करते हैं और एंटी बॉन्डिंग वालों को सिग्मा स्टार से। जैसे यहाँ भी आप देखिए मैंने लिखा है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग भी ऑफ्को प्रिंसिपल के मुताबिक ही होती है, यानी पहले 1s फिल होगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। लेकिन इसमें ऐसे होगा कि पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल होंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला 1s, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s, उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s, उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2p, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2p। आपकी किताब में ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में लिखा गया है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। एक ऑक्सीजन एटम के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स हैं 5। तो 2 जब ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलेंगे तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे 10, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और इन 10 में से 5 होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 5 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। इस यहाँ पे लास्ट में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 1s 1s ये दोनों मिलकर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 2s 2s ये दोनों मिलकर भी बनाएंगे, 2p 2p ये मिलकर भी टोटल 6 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे।
आपकी किताब में भी और भी आप किसी और जगह पे देखेंगे कि ये जो स्टार्ट वाला है ना 1s 1s इनके बॉन्ड्स शो नहीं किए होते। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के एटम के अंदर ये 1s वाला फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है और 2s और 2p ये दोनों सेकंड ऑर्बिट यानी कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं। तो बॉन्ड के अंदर ज़्यादातर वैल्यू होती है वैलेंस शेल वालों की। तो इसलिए काफ़ी सारी किताबों वालों ने, आपकी किताब वालों ने भी 1s को बनाया ही नहीं हुआ, लेकिन हम अभी बनाएँगे। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो उनके दरमियान बॉन्ड्स कुछ इस तरह के बनते हैं कि जब 1s ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2s ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2p वाले 3 है ना, तो ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? 2px इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। 2py फिर इनके दरमियान बनेगा पाई बॉन्ड, 2pz इनके दरमियान भी बनेगा पाई बॉन्ड। अच्छा, डायग्राम में मैं इनको अलग-अलग करके बनाती हूँ। 1s के लिए अलग से बनाती हूँ, 2s के लिए अलग से और 2p इन ऑर्बिटल्स के लिए अलग से बनाती हूँ। सबसे पहले तो 1s, दोनों एटम्स के 1s मिल के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनके नाम होंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा मैंने आपको बताया ना, बॉन्ड की वजह से हमने नाम रखा है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 4। इन चारों को इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल भी कर देते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसी के अंदर ही दूसरा भी जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये फिल हो गया, तो इसके बाद अब सिग्मा स्टार 1s उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसी के अंदर ही जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो ये हमारे 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल हो गए। अब बारी है 2s ऑर्बिटल्स की। दोनों एटम्स के 2s आपस में मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नाम रखेंगे सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। इसके अंदर भी वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे। टोटल 4 हैं, तो देखिए ये मैंने 4 फिल कर लिए। अब बारी है 2p वालों की। दोनों एटम्स के 3 2p ऑर्बिटल्स मिल के टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है? और इन 6 में से 3 होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैंने आपको बॉन्ड के बारे में अभी बताया था कि एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, 2 बनेंगे पाई बॉन्ड। जो यहाँ नीचे एक है, इसमें बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, इसका नाम रख देते हैं सिग्मा 2px। और इन ऊपर 2 वालों में पाई बॉन्ड है, पाई 2py, पाई 2pz। और ऊपर वाले 3 जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, तो उसमें स्टार का इजाफा कर देते हैं, सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। पहले हम तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वालों को फिल करेंगे, ठीक है? अच्छा, इन तीनों में से पहले जिनमें पाई बॉन्ड बना हुआ है वो फिल होंगे, सिग्मा वाला बाद में फिल होगा। क्यों? क्योंकि पाई वालों की एनर्जी कम है और सिग्मा वाले की ज्यादा है, ठीक है? इसलिए लो एनर्जी वाले पहले फिल होते हैं। वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि 2px, 2py, 2pz ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी तीनों की एनर्जी सेम होती है। लेकिन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में केस जरा मुख्तलिफ है। तो चलिए इनको फिल करते हैं। पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पाई 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इनकी पेयरिंग होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2py में जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ, फिर पाई 2pz में जाएगा इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पिन के साथ। ये फिल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2px में और फिर इसी के अंदर ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। तो टोटल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए? 6। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और हमारे पास हैं कितने टोटल? एक एटम में 4 हैं, दूसरी एटम में भी 4 हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो 6 हो गए हैं, 2 रह गए हैं। अब वो 2 जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में।
पाई वालों की एनर्जी कम है तो पहले वो फिल होंगे। पाई स्टार 2p y इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पाई स्टार 2p z में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। ना ही इनकी पेयरिंग हुई और ना ही सिग्मा स्टार 2px के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गया। हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। आपको समझाने के लिए कि देखिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिख दिया। बहुत छोटा-छोटा है, नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन डायग्राम के तौर पे देख लें। सबसे नीचे वाला पार्ट 1s वाला है, फिर उसके बाद 2s वाला है और उसके बाद 2p वाला है। और हमने फिल कैसे किया है इन सबको, नीचे से लेके ऊपर तक। पहले 1s वालों में से जो बॉन्डिंग वाला था यानी सिग्मा 1s उसको फिल किया, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s को फिल किया, उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2py, पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है, इन दोनों को हमने एक साथ ही फिल किया था। फिर उसके बाद सिग्मा 2px, फिर बारी आई थी पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz इन दोनों की, और सबसे लास्ट में फिल होता सिग्मा स्टार 2px। तो देखिए ये इनकी एनर्जी का भी तरीका है। जो सबसे पहले फिल हुआ था सिग्मा 1s, उसकी एनर्जी सबसे कम, और जो सबसे ऊपर मौजूद है सिग्मा स्टार 2px उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। यही एनर्जी वाली बात आपकी किताब में ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। ये सबसे कम होती है सिग्मा 1s की, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की, एंड सो ऑन। तो इसको भी आप याद रखिएगा, सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कर पाई कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि आप देखें इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों और मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट करें। ये बात वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, किस तरह से आधे उनमें से बॉन्डिंग वाले होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो इस तरह से निकल आए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक, जबकि वीबीटी के मुताबिक ये डायामैग्नेटिक बन रहा था। डायामैग्नेटिक वो होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में लिखा गया है कि इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं तब उनसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कंबाइन होके कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन होके इन्होंने इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए, और इसमें दो न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और इनमें दो न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि बीच में नोडल प्लेन होता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, बीच में नोडल प्लेन मौजूद है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज बेस्ट टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बॉन्ड ऑर्डर को बताने में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताने में बहुत हेल्पफुल है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एटम्स, दो एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर टू। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिखें, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको उसमें से माइनस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा।
जैसे ये जो H2 मॉलिक्यूल का सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर शुरू में तो H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पे देखें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया गया है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स H2 में है 2, तो हमने 2 लिखा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 में खाली था तो इसलिए 0, 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। H2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। बॉन्ड ऑर्डर हमें नेट इफेक्ट बताता है बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करने के बाद। ऑक्सीजन को देखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर थे टोटल 10, गिन ले आप जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है वो, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं 6। इसको सॉल्व करने से आंसर आता है 2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान वैसे भी डबल बॉन्ड ही होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो भी आपको पता चली गई हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट पेज पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डायग्राम बनी हुई है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में लिखा गया है वो भी हमने देख लिया है। ये जो साइड में पिंक बॉक्स है इसके अंदर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इनके बारे में लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में लिखा गया है कि सबसे कम किसकी एनर्जी होती है, फिर उससे ज़्यादा किसकी होती है, फिर उससे ज़्यादा किसकी होती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे कम होती है सिग्मा 1s की, उससे ज़्यादा होती है सिग्मा स्टार 1s की, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2py पाई 2pz इन दोनों की बराबर होती है, फिर सिग्मा 2px, उसके बाद पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz इन दोनों की बराबर होती है और सबसे हाई एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2px की। सेल्फ असेसमेंट में देखें उन्होंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इसी तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए कहा है, तो बनाते हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होते हैं, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। दो नाइट्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, एक एटम के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो दोनों के ऑर्बिटल्स को मिलाए तो टोटल बनते हैं 10, यानी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 10, तो इसलिए टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे 10। 5 होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 5 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा पाई ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो अब हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। 1s ये दोनों मिलके 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक होगा सिग्मा 1s, एक होगा सिग्मा स्टार 1s। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं अब हम। पहले सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसी में ही दूसरा जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में एक जाएगा, फिर इसी में ही दूसरा जाएगा। इस तरह से टोटल 4 पूरे हो गए। अब दोनों के 2s ऑर्बिटल्स को लेते हैं, इन दोनों से भी टोटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इनमें भी आप इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही फिल कर दें, 4 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स और चारों इस तरह से फिल हो जाएंगे। अब बारी है 2p वालों की, दोनों के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p के, यानी कि टोटल है 6, तो इसलिए टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बनेंगे 6, जिसमें से 3 होंगे बॉन्डिंग वाले जिनके हम नाम रख देंगे पाई 2py पाई 2pz, और नीचे वाले का सिग्मा 2px, और एंटी बॉन्डिंग वालों के नाम रखेंगे पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और ऊपर वाले का नाम सिग्मा स्टार 2px। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा पाई 2py में, फिर पाई 2pz में, फिर इन्हीं के अंदर पेयरिंग भी हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2px में, फिर इसी के अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बॉन्डिंग वालों में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, टोटल है भी 6 ही, तो इसीलिए इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। और वो पूछ रहे हैं कि बताएं क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो ये है डायमैग्नेटिक क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
आगे वैलेंस बॉन्ड थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, वो देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी टेल्स दैट ओनली सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस बॉन्ड थियरी यही कहती है कि सिर्फ वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में आते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के मुताबिक सारे के सारे ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं। और आपकी किताब में लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि सारे। एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है कि जब बॉन्ड बनता है तो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। एस जिस शेप का है वैसा ही रहता है, पी जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है, वो मिल के नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बताया, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया। इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि ये बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। उसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थियरी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन का एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर दिया।